अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 3 का जो लेक्चर नंबर 22 बन रहा है हम लोग वो। और हम लोग आज पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लास्ट टाइम हम लोगों ने मोमेंटम पढ़ा था और उसको डिफ़ाइन किया था और उसकी जो भी 4 करैक्टरिस्टिक्स हम लोग डिस्कस करते हैं। उसके बाद फोर्स और मोमेंटम का रिलेशन और उसके बाद हम लोगों ने इम्पल्स को डिफ़ाइन किया था। दैट वाज लेक्चर नंबर 21। आज हमारे पास एक्चुअल लेक्चर नंबर 22 है, जिसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ डिस्कस करेंगे। वो है हम लोगों ने लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन को डिफ़ाइन करना है और उसकी कंजर्वेशन को एक छोटा सा सिस्टम लेके हम लोगों ने प्रूव भी करना है मैथमेटिकली। तो हम मैथमेटिकल इक्वेशंस को यूज़ करते हुए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को प्रूफ भी करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम लोग डिफ़ाइन कर लेते हैं इस लॉ को। अब जब भी हम किसी चीज़ की कंजर्वेशन की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि वो चीज़ कांस्टेंट हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल एनर्जी इज़ कांस्टेंट। अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस की बात करते हैं तो हम कहते हैं टोटल मैस इज़ कांस्टेंट। और अगर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं तो हम कहते हैं जी कि टोटल चार्ज इज़ कांस्टेंट। इसी तरह अगर हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम की तो हम तब भी इसी तरह डिस्क्राइब करेंगे कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। सो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे सिस्टम का आइसोलेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आइसोलेटेड सिस्टम का मकसद क्या होता है यहाँ पे कि हमारे पास जो सिस्टम है इसके ऊपर जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ज़ीरो। इसका मतलब है ये जो सिस्टम है ये टोटली आइसोलेटेड है। इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्सेस जो भी लग रही हैं या नहीं लग रही, उनका अगर लग भी रही हैं तो उनका कोई इसके ऊपर इफेक्ट, इसके अंदर जो सिस्टम है इस आइसोलेटेड सिस्टम, इसके ऊपर कोई फ़र्क एक्सटर्नल फोर्सेस का नहीं पड़ रहा। एक्सटर्नल फोर्सेस को जो इफेक्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है। हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एफ जो होता है वो हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर होता है। अगर हमारे पास f की वैल्यू ज़ीरो है, जैसा कि इस केस में है, तो तभी हमारे पास डेल पी ओवर डेल टी ज़ीरो होगा और तभी हमारे पास डेल पी की वैल्यू भी ज़ीरो होगी। और वो तभी होती है जब हमारे पास p कांस्टेंट होता है, बिकॉज डेल p जो है वो हमारे पास चेंज इन p है। जब p कांस्टेंट होगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा, तभी हमारे पास चेंज ऑफ p जो होगा वो ज़ीरो होगा। सो दैट्स वाई हमारे पास f का ज़ीरो होने से हमारे पास p कांस्टेंट होता है और हमारे पास p यानी कि लीनियर मोमेंटम का कांस्टेंट होना ही इस लॉ के वैलिड होने की निशानी है। तो हमारे पास ये लॉ बिल्कुल वैलिड है जब हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड होगा। अगर हमारे पास सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है और हमारे पास एक्सटर्नल फोर्सेस लग रही हैं तो जारी बात है f की वैल्यू ज़ीरो नहीं होने वाली और इसका मतलब है कि डेल p की वैल्यू भी फिर ज़ीरो नहीं होने वाली और इसका मतलब है कि p भी फिर कांस्टेंट नहीं होगा। तो ये हमारे पास लॉ उस जगह पे वैलिड नहीं होगा जहाँ पे सिस्टम आइसोलेटेड नहीं है। अगर सिस्टम अनआइसोलेटेड है और एक्सटर्नल फोर्सेस काफ़ी ह्यूज लग रही हैं तो हमारे पास कभी भी लीनियर मोमेंटम कंजर्व नहीं होगा। हमारे पास ये हमेशा नॉन कंजर्व रहेगा। लेकिन फिलहाल हम अपने आइडियल केस की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि टोटल लीनियर मोमेंटम फिलहाल कांस्टेंट है। सो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया कि इस आइसोलेटेड सिस्टम का कांस्टेंट है ताकि एक्सटर्नल फोर्स का इफेक्ट ज़ीरो रहे और p की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट रहे। अब इसी चीज़ को अगर हम लोगों ने प्रूफ करना है तो फिर हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं और फिर देखते हैं कि उस आइसोलेटेड सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम है वो कांस्टेंट कैसा रहेगा, वो हमेशा एक जैसा कैसा रहेगा। अगर कहीं पे कोलिजन हो रही है तो कोलिजन से पहले भी वैसा रहे और बाद में भी वैसा रहे, यानी कि थ्रू आउट एक जैसा रहे, ना कोलिजन से पहले चेंज हो ना कोलिजन के बाद चेंज हो, जैसा कोलिजन के पहले था वैसा ही कोलिजन के बाद भी हो। तो हम एक आइसोलेटेड सिस्टम लेते हैं और लेट से उस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमारे पास दो बॉल्स हैं। लेट से ये मेरे पास बॉल नंबर 1 है और ये मेरे पास बॉल नंबर 2 है और दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। एक की वेलोसिटी है v1 और एक की वेलोसिटी है v2। इसका मैस है m1 और इसका मैस है m2। लेट से हमारे पास थोड़ी देर बाद क्या हो जाती है, इन दोनों की कोलिजन हो जाती है और जब ये कोलिजन होगी इन दोनों बॉल्स की m1 और m2 की, तो जारी बात है थर्ड लॉ के मुताबिक ये एक दूसरे के ऊपर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाएंगी। तो m1 लेट से इसके ऊपर लगा देती है f और हमारे पास m2 जो है वो इसके ऊपर लगा देती है लेट से f डैश। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। ये हमारे पास एक्शन और रिएक्शन मैंने यहाँ पे लेबल कर दी है, f और f डैश ये एक्शन और रिएक्शन है। दोनों सेम बॉडीज पे नहीं लग रहे बिकॉज f लग रहा है m2 पे और m1 के ऊपर f डैश लग रही है हमारे पास। और कोलिजन के बाद जब ये अलहदा होंगे
तो लेट्स से देखते हैं कि हमारे पास मैथ तो सेम रहेगा क्योंकि मैथ तो कंजर्व होता है, लेकिन इनकी जो वेलोसिटीज़ हैं वो हमारे पास चेंज हो जाएंगी। ये बन जाएगी v1 थी पहले, तो v1 डैश हो गई, नाम चेंज हो गया, और ये हो गई हमारे पास v2 डैश। अब हम लोगों ने ये साबित करना है कि अगर ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और मैं फ़र्ज़ करता हूँ कि लेट्स से ये है एक आइसोलेटेड सिस्टम, तो हमारे पास इस दोनों बॉल्स का, या फिर इसे मैं एक सिस्टम कहता हूँ, तो इसका जो मोमेंटम इधर है पॉइंट 1 पे, वही मोमेंटम होना चाहिए इसका पॉइंट 2 के ऊपर। तो मैं इक्वेशन यूज़ करता हूँ इम्पल्स की। हमें पता है कि डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू एफ, तो हमारे पास डेल पी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी। तो मैं दोनों साइडों पे क्या निकालता हूँ, एफ डेल टी की वैल्यू निकालता हूँ। तो मेरे पास एफ डेल टी क्या है मेरे पास, या एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी क्या है, ये मेरे पास डेल पी है। और डेल पी क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, और पी किसके बराबर था हमारे पास, ये बराबर था एम वी के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम वी एफ माइनस एम वी आई। तो एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी बराबर हो जाएगा एम वी एफ माइनस एम वी आई के। अब हम इस इक्वेशन को अप्लाई करते हैं बॉल नंबर 1 पे। तो हमारे पास बॉल नंबर 1 के ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है, एफ डैश टाइम टी के लिए, इसका मैस है m1, और इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनली इसकी v1 डैश हो गई थी। शुरू में इसकी इनिशियली v1 थी और फाइनली v1 डैश, तो फाइनल वेलोसिटी मैंने इसकी जगह पे पुट कर दी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसकी पुट कर दी। ये मेरे पास बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह मैं वही इक्वेशन जो है, जिसको मैं इक्वेशन नंबर ए का नाम देता हूँ, मैं वो अप्लाई करता हूँ बॉल नंबर 2 पे। तो बॉल नंबर 2 के ऊपर फोर्स क्या लग रही है, एफ मल्टीप्लाई बाय डेल टी, और इसका मैस है m2, और इसकी फाइनल वेलोसिटी थी v2 डैश, और इनिशियल वेलोसिटी थी v2। अब मैं क्या करूंगा, सिंपली इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दूंगा, तो मेरे पास राइट हैंड साइड इस इक्वेशन की राइट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, और लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट साइड में ऐड हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पे है एफ डैश डेल टी, और यहाँ पे है एफ डेल टी। और अगर ज़रा गौर से देखें तो इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो हम इस एफ डैश को माइनस एफ भी तो कह सकते हैं ना, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन ऑपोजिट, एक प्लस तो एक माइनस। तो मैं अगर इन दोनों को ऐड करूंगा 1 और 2 को ऐड करते वक्त, तो मेरे पास एफ डेल टी और माइनस एफ डेल टी जब ऐड होंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, 0 बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे रह जाएगा 0। और इस साइड पे जब ये दोनों ऐड होंगे तो ये चीज़ इसमें ऐड हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचेगा, m1 v1 डैश माइनस m1 v1 प्लस m2 v2 डैश माइनस m2 v2। जो हमारे पास प्राइम वाली या डैश वाली क्वांटिटीज़ हैं इनको इधर ही रहने देते हैं, और जो हमारे पास माइनस वाली दोनों हैं उनको राइट हैंड साइड पे ले जाते हैं। हमारे पास जो इस वक्त मेरी राइट हैंड साइड बन रही है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m1 v1 प्लस m2 v2, और यहाँ पे रह जाएगा m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश। अब देखें ज़रा, m1 v1 क्या है हमारे पास, क्या ये m1 v1 इस बॉल का मोमेंटम नहीं है, और m2 v2 इस बॉल का मोमेंटम नहीं है। और अगर मैं दोनों को ऐड कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये जो दोनों को ऐड करने के बाद हमारे पास इन दोनों बॉल्स का टोटल मोमेंटम नहीं बन जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास दोनों बॉल्स का टोटल मोमेंटम है, लेकिन ये है बिफोर कोलिजन। इसी तरह हमारे पास इन दोनों को देखें तो मेरे पास m1 v1 डैश पहली बॉल का मोमेंटम है और m2 v2 डैश दूसरी बॉल का मोमेंटम है, और इन दोनों को ऐड करूंगा तो ये मेरे पास टोटल मोमेंटम बन जाएगा, लेकिन कोलिजन के बाद। सो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास टोटल मोमेंटम है, बट दिस इज आफ्टर कोलिजन। और इस इक्वेशन से क्या पता चलता है कि ये दोनों चीज़ बराबर हैं, बिकॉज बीच में देखें तो आपके पास इक्वल टू आ रहा है। तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है इससे साफ पता चल रहा है कि टोटल मोमेंटम जो कोलिजन से पहले था और जो टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन है वो हमारे पास सेम है। इसका मतलब है कि हमारे पास जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं हुआ, और अगर हमारे पास मोमेंटम चेंज नहीं हुआ इसका मतलब है कि मोमेंटम कांस्टेंट है। सो इस सिस्टम जिसके ऊपर बाहर से कोई फोर्स नहीं लग रही और ना हमने दिखाई है क्योंकि लग ही नहीं रही, तो इस सिस्टम के अंदर हम लोगों ने देखा कि टोटल मोमेंटम जो दोनों बॉल्स का था बिफोर कोलिजन और टोटल मोमेंटम जो बिफोर आफ्टर कोलिजन के बाद था आफ्टर कोलिजन, वो दोनों हमारे पास क्या थे, एक दूसरे के बराबर थे। इसका मतलब है कि ये थ्रू आउट बराबर ही रहेंगे, आगे भी देखोगे तो बराबर ही रहेंगे, इससे पीछे भी देखोगे तो बराबर ही रहेंगे।
तो चाहे कोलिजन हो जाए या कोलिजन ना हो, या फिर अगर कोलिजन हो भी जाती है तो उससे पहले और उसके बाद मोमेंटम पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, जितना पहले था उतना ही बाद में, दोनों बराबर हैं हमारे पास। सो टोटल मोमेंटम जो है वो हमारे पास, या टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो हमारे पास इस आइसोलेटेड सिस्टम का जो है वो हमारे पास कांस्टेंट है, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था, और यही हम लोगों ने डिफाइन किया था कि टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम विल रिमेन कांस्टेंट। सो हम लोगों ने आज जिसको डिफाइन किया है, आज हम लोगों ने देखा है कि लीनियर मोमेंटम कैसे कंजर्व होगा, हमने उसकी कंजर्वेशन देखी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि एक आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है, और मोमेंटम के कांस्टेंट होने के लिए एफ का ज़ीरो होना क्यों ज़रूरी है, और उसके बाद हम लोगों ने उस चीज़ को मैथमेटिकली प्रूव भी कर लिया। सो ये था आज के लेक्चर के बारे में। ये एक इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसके अंदर बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन रहे हैं कि डिफाइन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, डिफाइन आइसोलेटेड सिस्टम, व्हाई आइसोलेटेड सिस्टम इज़ नेसेसरी फॉर द कंजर्वेशन, ठीक है। और इस तरह इसके अंदर छोटा बहुत प्रूफ जो है वो भी हमारे पास आ सकता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। सो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह रीड करना है। ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसके अंदर से मारूजी भी बन सकती है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, और ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है। सो आप इसको रीड कीजिएगा, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।